नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जब बात आती है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की तो कहीं ना कहीं ये जो कोल के थ्रू हम लोग पावर प्रोड्यूस करते हैं, ये जो हम लोग अपने डेली मर्रा में ऑफिस से जाने के लिए कार बसेस इनका इस्तेमाल करते हैं, इससे जो धुआं निकलता है इससे कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंट खराब होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, नाना प्रकार की प्रॉब्लम है। उसके बाद एयर पॉल्यूशन की और भी बहुत सी वजह हैं, मीथेन की बात कर लीजिए, ओजोन की बात कर लीजिए, नाना प्रकार की वजह हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के बीच में विंड को नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से ना पैदा करके रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से पैदा करने की बात की जाती है, यानी कोल ऑयल से पैदा ना करके विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी से पैदा करने की बात की जाती है। अभी विंड एनर्जी से पैदा करने की बात की जाए अगर इलेक्ट्रिसिटी को, तो इसमें एक कंसेप्ट उठ के आता है जिसको बुलाता है एनर्जी आइलैंड। इस एनर्जी आइलैंड को डेवलप कर रहा है कौन? डेनमार्क। और डेनमार्क ने प्लान किया है कि वो 2 आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाएगा जो कि चारों तरफ से घिरे होंगे विंड टरबाइन से। अगर आप पूछना चाहते हो विंड टरबाइन क्या होती है, तो ये आपको यहाँ पे फिगर में विंड टरबाइन नजर आती है। 2 प्रकार की विंड टरबाइन होती है, एक होती है ऑनशोर विंड टरबाइन, एक होती है ऑफशोर विंड टरबाइन। ऑनशोर विंड टरबाइन वो टरबाइंस होती हैं जो कि जमीन पे होती हैं, ऑफशोर विंड टरबाइंस वो टरबाइंस होती हैं जो कि पानी में होती हैं। यहां पे मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर आप ऑनशोर और ऑफशोर विंड एनर्जी का सेटअप कैसे काम करना चाहता है, तो आप ऑफशोर विंड एनर्जी या ऑनशोर विंड एनर्जी मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब पे सर्च मारिए। आपको एक वीडियो मिलेगी जिसका टाइटल होगा ऑनशोर वर्सेस ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोडक्शन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। उसके साथ साथ पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। विंड एनर्जी की स्टैटिस्टिक्स इंडिया में क्या है, वर्ल्ड में क्या है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन टाइप्स क्या है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। तो रेन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी कैसे पैदा होती है, उसका क्या पोटेंशियल है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं। तो इससे रिलेटेड अगर आप वीडियोस डालते हैं तो इनके टाइटल के साथ मेरे नाम को सर्च मारिए, यूट्यूब में आपको वीडियोस मिल जाती है। सबसे पहले तो हम न्यूज की बात करते हैं। तो भाई हुआ क्या कि डेनमार्क कुछ प्लान्स को परस्यू कर रहा है, और मैं आपको ये बता दूं कि ये प्लान डेनमार्क क्यों परस्यू कर रहा है, और अभी से परस्यू नहीं कर रहा है, ठीक है ना। लगभग जून 2020 में भी इससे रिलेटेड न्यूज निकल के आई थी, लेकिन अभी रिसेंटली हुआ यह है कि यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया है कि ये अपने इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करेंगे, और अपने इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को ये कुछ इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करेंगे कि यूरोपियन यूनियन में ज्यादातर जो बिजली पैदा हो रही है वो रेन्यूएबल सोर्सेस के थ्रू पैदा हो, ऐसा ये कोशिश करेंगे आने वाले एक डिकेड में। और इनकी जो ऑफशोर विंड एनर्जी कैपेसिटी है, इसको ये 2050 तक 25 गुना बढ़ाएंगे, ये यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया है। और इस अनाउंसमेंट के बाद कहीं ना कहीं डेनमार्क ने भी अपना ये जो आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने वाला कंसेप्ट है ना, इसको तेजी से परस्यू करना शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं डेनमार्क की क्लाइमेट और एनर्जी मिनिस्ट्री ने क्या बोला है कि भाई ये अपनी ऑफशोर विंड टरबाइन से 10 गीगावाट एनर्जी पैदा करेंगे, और ये 10 गीगावाट एनर्जी 10 मिलियन हाउस होल्ड्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। और माइंड इट, 10 मिलियन हाउस होल्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं। आपको मैं एक फैक्ट बता दूं कि अगर आप डेनमार्क की टोटल आबादी की बात करो ना, तो डेनमार्क की टोटल आबादी है 58 लाख 58 लाख, और यहां पे डेनमार्क ऐसे आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बना रहा है जहां से जो एनर्जी पैदा होगी वो 10 मिलियन हाउस होल्ड्स को एनर्जी दे सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर डेनमार्क आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है जो कि इतनी विंड पावर पैदा करेंगे जो कि 10 मिलियन हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रिसिटी दे दे, और डेनमार्क की कुल आबादी 58 लाख है, 5.8 मिलियन है, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली यहां पे डेनमार्क केवल अपने लिए एनर्जी नहीं बना रहा है, बाकी देशों के लिए भी एनर्जी बना रहा है। तो ये कौन से बाकी देश हैं जो कि डेनमार्क को आर्टिफिशियल आइलैंड्स की प्रोजेक्ट में मदद करेंगे, ये आर्टिफिशियल आइलैंड्स एग्जैक्टली किस प्रकार से काम करेंगे, इसको हम इस वीडियो में बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं। एनसीईआरटी 6 से 12th की पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी किताब हो, चाहे लक्ष्मीकांत हो चाहे स्पेक्ट्रम हो, मैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। कुछ चीजें बची हैं उनको मैं धीरे धीरे करके कवर कर रहा हूं, तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डाउट्स को जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, ज्वाइन बटन का लिंक, तीनों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेनमार्क में एनर्जी स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। 2018 में
डेनमार्क ने अपनी 41% एनर्जी विंड पावर के थ्रू पैदा की थी, जो कि आप कह सकते हो यूरोप में सबसे ज्यादा है। लास्ट वीक जो डेनमार्क का एम्बिशियस क्लाइमेट एक्ट आया, इसने क्या टारगेट रखा? इसने टारगेट ये रखा कि भाई 1990 में जो इनके ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस थे, इन ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को ये 70% से कम करेंगे 2030 तक, और 2050 तक ये पूरी तरीके से कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। कार्बन न्यूट्रल होने का मतलब क्या है यहाँ पे कि 2050 तक ये जितना भी कार्बन एमिशन कर रहे होंगे, इनके जो नेचुरल फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, या जो इनकी नेचुरल ग्रीनरी है, या उनके यहाँ पे जो ओशंस हैं, वो उन कार्बन रिसोर्सेज को न्यूट्रलाइज करते हैं। अभी के लिए जितना भी एमिशन होता है, वो एमिशन पॉल्यूट कर रहा है कहीं ना कहीं। अगर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे एमिशंस को काउंटर कर दे सक्सेसफुली और एक्स्ट्रा पॉल्यूशन ना हो, तो इसको आप बोलते हो कार्बन न्यूट्रलिटी। कार्बन न्यूट्रलिटी एक बहुत बड़ा एम है जो कि दुनिया भर की कंट्रीज टारगेट कर रही हैं। मतलब दुनिया भर की कंट्रीज जितना भी एमिशन करे, वो एमिशन नेचुरल रिसोर्सेज से, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो ओशन हो, न्यूट्रलाइज हो जाए, कोई एक्स्ट्रा एयर पॉल्यूशन ना हो। इसको बोला जाता है कार्बन न्यूट्रलिटी। 2050 तक डेनमार्क कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, ऐसा डेनमार्क ने बोला है। और 2020 से डेनमार्क ने अपने लिए कुछ लीगली बाइंडिंग टारगेट सेट किए हैं, जो हर 5 साल पे ये पूरा करेंगे। ये जो नए पार्क बनाएंगे डेनमार्क, ओके, इनमें जो टोटल खर्चा आएगा वो लगभग 200 बिलियन टू 300 बिलियन डेनिश क्रोनर का आएगा, जो कि निकल के आता है 22.5 से 33.8 बिलियन पाउंड्स। और इससे जितनी एनर्जी पैदा होगी, जितना विंड पावर आउटपुट पैदा होगा, ये डेनमार्क के करंट विंड पावर आउटपुट से 5 गुना है। तो ऑब्वियस सी बात है, डेनमार्क ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा है, डेनमार्क ये यूरोपियन यूनियन की बाकी कंट्रीज के लिए भी कर रहा है। डेनमार्क 2 जगह पे पार्क्स डेवलप कर रहा है। एक तो यहाँ पे ये वाला जो इलाका आपको दिख रहा है, आइलैंड ऑफ बॉर्नहोम, इसको आर्टिफिशियल विंड फार्म में बदलेगा। दूसरा ये बदलेगा नॉर्थ सी को। नॉर्थ सी में एक छोटा सा आइलैंड होगा, आर्टिफिशियल आइलैंड, और इन आइलैंड्स पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाएगी। और ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थ सी वाला जो आइलैंड आप देख सकते हैं, डेनमार्क को भी ये विंड एनर्जी प्रोवाइड करेगा, यूके को भी प्रोवाइड करेगा, नीदरलैंड्स को भी प्रोवाइड करेगा, जर्मनी को भी, बेल्जियम को भी। तो नॉर्थ सी में जो आइलैंड है और यहाँ पे जो आइलैंड ऑफ बॉर्नहोम है, ये कहीं ना कहीं आसपास की यूरोपियन कंट्रीज को पावर प्रोवाइड करेगा। एनर्जी आइलैंड होता क्या है? ये बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की हब की तरह काम करेगा। चारों तरफ ये ऑफशोर विंड फार्म से घिरा हुआ है। आप देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट इसका आप कह सकते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। बीच में आपको एक बड़ा सा आइलैंड नजर आ रहा है, और इस आइलैंड के चारों तरफ आपको ये विंड टरबाइंस दिखाई दे रही हैं। इन विंड टरबाइंस के अपने खुद के जनरेटर लगे हुए होते हैं। ये सब विंड टरबाइंस अपनी अपनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी इस पर्टिकुलर आइलैंड में एक यूनिक मैकेनिज्म के थ्रू स्टोर की जाएगी, और फिर प्रॉपर ग्रिड्स लगा के इस एनर्जी को अलग अलग देशों में फैलाया जाएगा, पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पे जो विंड एनर्जी पैदा हो रही होगी, वो आराम से स्वीडन तक, डेनमार्क तक, जर्मनी तक, पोलैंड तक पहुंचाई जाएगी। सिमिलरली नॉर्थ सी में जो बिजली पैदा हो रही होगी, वो यूके, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, इन सब कंट्रीज में पहुंचाई जाएगी। और डेनमार्क इसके लिए ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन कर चुका है नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ, बेल्जियम के साथ। जून 2020 में ही डेनिश पार्लियामेंट ने इसके ऊपर डिसीजन ले लिया था कि बाल्टिक सी में आइलैंड ऑफ बॉर्नहोम में और नॉर्थ सी में ये आर्टिफिशियल आइलैंड्स हम लोग बनाएंगे। ठीक है भाई, ज्यादातर ये जो आइलैंड्स हैं, इनकी ओनरशिप किसके पास होगी? डेनिश गवर्नमेंट के पास होगी। ये जो पहला आपका आर्टिफिशियल आइलैंड बन रहा है, इट इज सम अबाउट 80 किलोमीटर्स इनटू द नॉर्थ सी। इसका इलाका होगा 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर का, 18 फुटबॉल पिचेस जितनी इसकी आप कह सकते हो साइज होगा। और यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ विंड टरबाइन इस आइलैंड को घेर के लगाई जाएंगी, और ऑब्वियस सी बात है, उससे जो बिजली है वो इस आइलैंड तक पहुंचाई जाएगी। और एक समवॉट मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा, जिससे कि ग्रिड, प्रॉपर ग्रिड कनेक्टेड पावर के थ्रू ये एनर्जी मेन कंट्रीज तक, मेन यूरोपियन कंट्रीज तक, जिनको इन एनर्जी की जरूरत है, वहां तक पहुंचाई जा सके। अब वैसे तो देखा जाए तो ये टास्क बहुत बड़ा है, बट जिस लेवल के टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पे आज की डेट में यूरोपियन कंट्रीज खड़ी हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। यहाँ पे एक और बेटर फिगर आपको दिख रहा है, ये आपको नॉर्थ सी नजर आ रहा है, और इस नॉर्थ सी की कनेक्टिविटी हर तरफ है। इधर नॉर्वे, इधर डेनमार्क, इधर जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, यूके, हर जगह ये लोग इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। अभी ये स्टेप कितना सक्सेसफुल होगा, कितना सक्सेसफुल नहीं होगा, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। बट दिस इज वन स्टेप जहां पे यूरोपियन यूनियन जो कह रहा है वो कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट के चेंजेस के प्रति बहुत सीरियस है। आप
से आपसे रिस्पेक्ट में रिव्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में इस प्रकार की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और इकोलॉजिकल चैलेंजेस के साथ डील करने के लिए दुनिया भर की सरकारें क्या कर रही हैं, वहां पे भी आप इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कोट कर सकते हो। जो भी लोकेशंस मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है कंट्रीज की, नॉर्थ सी की, बाल्टिक सी की, उन लोकेशंस को याद रखिएगा। ज्योग्राफी के हिसाब से भी ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। अपने व्यू पॉइंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।